नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक ताजा ताजा ग्रुप डिस्कशन में। हमारे साथ माननीय आकाश जी हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, हमारा ये आर ओ का 75 दिन का जो टारगेट चल रहा है, उसका ये तीसरा दिन है। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आकाश जी पूछिए, क्या है? चलिए दोस्तों, जैसा कि आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 1857 की क्रांति पर आधारित है। अच्छा यह अच्छा क्वेश्चन अच्छा। 1857 काफी की इंटरेस्टेड क्रांति। है ये। हाँ, 1857 की क्रांति से लगभग हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता अरे है, ये तो भाई इसलिए हमने इंपॉर्टेंट है, भारत सोचा। का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। हाँ, तो हमने जैसा कि सावरकर जी ने कहा है, तो भारत हमने का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो हमने इसे तो सोचा कि इसे आज कवर किया जाए। तो चलिए चलिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फिर हम्म, से सुनिएगा दोस्तों। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए जन आक्रोश, ऑप्शन बी सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी ईसाई मिशनरियों का प्रबंध है, ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। तो जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन, तो हालांकि अगर देखा जाए तो एक तरीके से सभी सही है, लेकिन अगर करेक्ट तौर पे जाया जाए तो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं हम्म। उसी को सही माना जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन है जन आक्रोश, जन आक्रोश हुआ क्यों? ये ब्रिटिश की नीतियों के कारण नीतियों ही के हुआ। कारण ही आया था। अगर देखा जाए 1857 की अगर परिस्थिति को समझा जाए, तो आपका 1813 में जो मिशनरियां हैं उनको जो है मौका दे दिया गया कि आप भारत में आइए और धर्म प्रचार करिए। प्रचार को और बढ़ाइए। उसके बाद 1833 में मैकाले की नीति आई। मैकाले को एक अलग से एक डिपार्टमेंट दिया गया, मतलब पहले तीन ही लोग थे काउंसिल में, अब चार लोग हुए। तो शिक्षा कानून मंत्री के तौर पे जो मैकाले की नियुक्ति हुई, तो उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है मैकाले जी का, कि कहते हैं कि भारत की जितनी भी लिटरेरी वर्क हैं उसको मैं एक यूरोप की एक केवल अलमारी के बराबर मानता हूँ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका। उन्होंने कहा कि जो है, जो भारतीयों के जैसे दो पक्ष बन गया, एक जो भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला पक्ष बना, एक इंग्लिश भाषा को सपोर्ट करने वाला पक्ष बना। तो मैकाले इंग्लिश के पक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदी पढ़ के, मतलब हिंदी फिलोसफी पढ़ के कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो है इनको जो यूरोपियन पैटर्न पे जो है इनको पढ़ाया जाए, साइंस की शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने इंग्लिश का समर्थन किया। और उसके बाद 1835-29 के करीब उन्होंने अपनी थ्योरी दी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। मतलब उन्होंने कहा कि पहले ऊपर से कुछ लोगों को जो है शिक्षित करिए, उसके बाद वो नीचे जाकर शिक्षित करेंगे, उसके बाद उससे नीचे जाए, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ऊपर से तरफ नीचे शिक्षित होता है। शिक्षित हो जाएंगे। परंतु ये भारत में काम नहीं किया, क्योंकि भारत में उस टाइम अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे। और वर्नाकुलर लैंग्वेज, भारत एक डाइवर्स कंट्री है। मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा को संविधान में रखा गया। उसके बाद पता नहीं कितने डायलेक्ट हैं। उसके बाद आप देखिएगा कितनी बोलियां हैं। उसके बाद और तमाम भाषाएं जो वो आ ही नहीं, बोलियां वो है। बोलियां भी हैं। हम्म। तो वो डेफिनेटली काम करने वाले थे। एक कारण ये भी था कि उसके बाद फिर इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। भारत एक बहुत उस टाइम जो है ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, सती प्रथा का भी अंत किया। उसके बाद जो अकाल उकाल पड़ रहे बीच बीच में, उसमें भी इन लोग सपोर्ट नहीं, तनी थोड़ा भी सपोर्ट नहीं किया अंग्रेजों ने, भारतीय। तो ये सब लेकर उसके बाद फिर तात्कालिक अगर कारण देखा जाए वहां पे, तो मंगल पांडे थे बैरकपुर छावनी में, 34वीं रेजिमेंट 34वीं में थे। रेजिमेंट में। तो मामला ये आया कि उनको लगा कि जो नई एयरफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल आई थी, उसमें जो है दांत से खींच कर उसके जो कारतूस को कारतूस थे भरना उसमें। पड़ता था। तो उसमें उनको ये सूचना मिली कि इसमें जो है गाय और गाय की सुअर का चर्बी। मांस चर्बी लगा है। तो इस वजह से तुरंत तत्कालिक कारण हुआ। परंतु अगर देखा जाए तो ये बहुत पीछे से, जो 100 सालों तक जो विद्रोह हो रहा था, मतलब 1757 के बाद से जो विद्रोह होते आ रहे थे, उसका एक चरम बिंदु था 1857 की क्रांति। तो चलिए दोस्तों, और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यही सब कारण थे। जैसे अब डलहौजी का हड़प नीति भी यहाँ डलहौजी का आ हड़प गया नीति था। भी थी उसमें। तो यहाँ झांसी की रानी का वो हम्म पद नहीं मिला, नाना हम्म ये कानपुर में हाँ, उनको भी नहीं मिला था। इस कारण अलग अलग कारण हुए, लेकिन जो हम्म, मेन कारण था कि वो चर्बी का कारतूस ये उसमें तत्कालिक कारण था। चिनगारी का काम किया, जिसके हाँ। कारण ये तुरंत उभर गया। इसमें एक ये भी जो क्वेश्चन बहुत डिबेटिव है, हालांकि बहुत वैसा, मतलब परीक्षा में पूछना तो कम ही चांस है। अगर स्टेटमेंट वाइज देख, मतलब किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो इसको पूछा। वरना ये तो बहुत डिबेटिव चीज है, बहुत डिबेट होता है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए कि ना कहा जाए। फिर पहली बार जो है 1857 नाम की एक बुक लिखी गई, मतलब वीर सावरकर के वीर द्वारा। सावरकर द्वारा तो उन्होंने इसको कहा, पहली बार कहा कि ये जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम था। इसके पीछे उन्होंने बहुत रीजन भी दिया, लेकिन वहीं पे मजूमदार अगर एक लेखक हुए जो 1800, मतलब जब पहली बार भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद उन्हें ऑफिशियल हिस्टोरियन के तौर पर रखा गया कि आप भारत की हिस्ट्री लिखिए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसको केवल एक युद्ध बताया, उन्होंने क्रांति नहीं की। उनका नाम आरसी मजूमदार था, उनका बुक बहुत ऑफिशियल हिस्टोरियन थे। फिर उसके बाद यशन लाल नाम, यशन सेन करके एक हिस्टोरियन, वो जैसे उनका गुलाम नबी आजाद थे, आजाद जी थे उसमें, आजाद शिक्षा मंत्री थे आजादी। तो उनसे उनका जो है थोड़ा आंकड़ा गबड़ा गया। तो यशवंत सेन को फिर अपॉइंट किया गया स्पेशल हिस्टोरियन के तौर पर लिखने के लिए भारत की हिस्ट्री। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हिस्ट्री से है, हिस्ट्री से ही है, इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन है, महा आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? मतलब ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष आई थी? 18 1919 में, 1923 में, 1929 में, 1950 में?
तो देखा जाए तो महा आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। सही है। अब 1929 में आने के पीछे रीजन भी है कि आप देखिए 1814 से मतलब 1914 से उन्नीस सौ 18 उन्नीस अठारह उन्नीस उन्नीस सौ अठारह 14 से 1918 तक जो आपका प्रथम युद्ध प्रथम विश्व युद्ध विश्व हुआ। युद्ध चलता है। उसके बाद 1919 में आपका वर्साई की संधि होती है, तो उसमें जो है जर्मनी को बहुत ह्यूमिलेट किया, मतलब जर्मनी को ही नहीं, मतलब जर्मनी से के साथ जो भी रिलेटेड थे सबको बहुत ह्यूमिलेट किया गया। और उसके पीछे ये भी रीजन है कि जो जब युद्ध होता है तो सारे देश से ही होड़ में लग जाते हैं कि हम बढ़िया हथियार बनाए, उसी क्षेत्र में चले जाते हैं और बाकी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं ध्यान देते। नहीं दिया। तो इन्वेस्टमेंट जब एक ही क्षेत्र में ज्यादा चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तुएं ज्यादा हो जाएंगी। जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर उन वस्तुओं का होगा कि आर्टिलरी ज्यादा बन गई, फिर कोट पैंट जो सैनिकों को पहनने वाला वो ज्यादा बन गया, फिर होगा क्या सामान। इसकी वजह से उनका मूल्य गिरने लगा वस्तुओं का। तो लोग, ऐसा एक स्टेटमेंट आता है कि लोग टोकरियों में भर के ले जाते थे पैसा, इतना मूल्य गिर गया, उसके बाद मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया कि मतलब टोकरियों में भर के पैसा ले जाते थे, एक सेब खरीद के लाते थे। तो उसके बाद इसको जो कंट्रोल करने के लिए एक रिप्यूटेड जो इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मेनार्ड केन्स, 1936 में एक बुक लिखते हैं। उनका बुक का नाम है एन एन इंक्वायरी टू द नेचर ऑफ, नहीं ये तो एडम स्मिथ की बुक है, एन इंक्वायरी टू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1800 मतलब 1775 में क्षेत्र में लिखी गई बुक एडम स्मिथ की बुक है। उनका बुक का नाम अभी याद आएगा तो बता दूंगा, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद रूजवेल्ट थे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई योजना दी, नई डील करके। तो उसके बाद इसी के थ्रू में आर्थिक मंदी से लगभग 1933 या 34 के बाद धीरे धीरे मामला धीरे पटरी पे आया। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं जैसा कि सेकंड विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट ही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। जवाब दीजिएगा दोस्तों। ये तो मेरठ है, क्योंकि मेरठ से ही आप देखें तो पूरा रोजगार हुआ इस क्रांति का। वहीं पे मतलब वहाँ पे पहले सैनिक जो बंद थे, वहाँ पे जब मार्केट निकले तो फिर वहाँ पे जो सैनिक थे मेरठपुर छावनी में, जब बाहर निकले तो सड़क पे आने के बाद उनको एक अजीबोगरीब रिएक्शन लोगों से मिला, क्योंकि जनता वहाँ की सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो उनको जनता सपोर्ट नहीं कर रही थी। उन्हें न तो खाने के लिए उनसे मतलब एक सामाजिक बहिष्कार कर दिया। संजू भाटी सैनिक थे, वो बाहर निकले तो उनको सामाजिक बहिष्कार जब हो गया तो उन्हें लगा कि हमें कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ हमने कुछ गलत किया है। तो उन्होंने जब अंदर गए बैरिक में, तो उन्होंने पहली बार जो सैनिक सिपाही बंद थे उनके मतलब रेजिमेंट के, पहले उनको छुड़ाया, फिर वहीं से क्रांति का स्टार्ट होता है। फिर वहां से लोग दिल्ली जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे देश में एकाएक करके क्रांति स्टार्ट तो होती दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से है। 1857 की क्रांति शुरू हुई और 12 मई को इन सैनिकों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और वहां पे बहादुर शाह जफर द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे सभी जगहों पे 1857 की जो क्रांतियां थी, धीरे धीरे सभी जगह से अपने अपने विद्रोह ने, जैसे लखनऊ से देखा जाए तो बेगम हजरत महल ने स्टार्ट कर दिया, और इधर देखा जाए कि झांसी में तो झांसी की रानी खुद ही थी, और कानपुर में देखा जाए तो नाना साहब और तात्या टोपे, और जगदीशपुर देखा जाए तो फिर कुंवर सिंह थे, फैजाबाद में थे आपका अब्दुल्ला शाह, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह। इन्होंने अंग्रेजों का बहुत अच्छा विरोध किया था और अंग्रेजों इनको पकड़ने के लिए 50,000 की इनाम राशि भी रखी थी। उसके बाद फिर बरेली में था खान बहादुर। उसके बाद फिर इसी तरह से बहुत जगह हुआ, मतलब पूरे देश में ही हुआ था वो आंदोलन। पहले तो एक धारणा थी कि मतलब 1857 की क्रांति सिर्फ जो है उत्तर भारत में थी, लेकिन बाद में रिसर्च पता कि जब हुआ तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, पूरे देश व्यापी हुआ। इसलिए इसको अब जो है अब मान्यता इसको धीरे धीरे मिल रही है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? फाल्गु, पुनपुन, सिरसा, धसान। ये धसान हो जाएगा। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। धसान नहीं होगा। धसान जो वो है बेतवा की सहायक नदी है, और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पे सही उत्तर सिरसा होगा। अगर फाल्गु और पुनपुन देखें तो बिहार की नदियां हैं। पुनपुन नदी के किनारे आपका महावीर जी ने जो है ज्ञान प्राप्त किया, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और जो है फाल्गु नदी भी वहीं बिहार में ही है। अगर देखा जाए तो बेतवा, केन और उसके बाद फिर उधर चंबल, ये सब जो है उनकी सहायक नदियां हैं यमुना जी की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपके पास मंडला में, ऑप्शन बी है मांडू में, ऑप्शन सी है जबलपुर में, ऑप्शन डी है ग्वालियर में। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इनका अगर देखा जाए तो ग्वालियर होगा ऑप्शन, क्योंकि ग्वालियर से ही थी ये। झांसी और ग्वालियर के बीच में ही मतलब इनका संबंध था। ये गंगाधर राव की पत्नी थी। तो बात यह है कि वे लड़ाई में क्यों आई, इसका अगर प्रश्न का उत्तर कर दिया जाए तो देखा जाए तो जो डलहौजी उस टाइम था 1857 की क्रांति के पहले, डलहौजी भारत का जो वो था गवर्नर जनरल था। तो उसकी एक नीति राज हड़प नीति। वो क्या करता था, मतलब उसका स्टेटमेंट था कि मतलब वो जो पीरियड है एक तरीके से कहिए तो अंग्रेजों का वो पीरियड था जो इंडस्ट्रियल
कॉलोनियलिज्म उसको इंग्लिश टर्म बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड में जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हो रही थी, तो उन्हें उसे अंग्रेजों को बहुत बड़ा क्षेत्र अपने कंट्रोल के अंदर चाहिए चाहिए होता था। तो क्या करते थे, क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना था, यहाँ से कच्चा माल उठा के जो है वहाँ भेजना था, इंग्लैंड भेजना था, वहाँ से जो बना हुआ फिनिश्ड गुड थी यहाँ जाके बेचना था। तो वो अपने कंट्रोल में ज़्यादा ज़्यादा जमीन लाने के लिए क्या करते थे कि देखते थे कि मतलब उसकी नीति, राजवट नीति ये थी कि अगर किसी के पास अगर उसका वंशज नहीं है, रियल वंशज मतलब गोद लिया हुआ पुत्र नहीं, तो क्या करता था उसको, वो कहता था कि मैं किसी गोद लिए पुत्र को आपका वंशज नहीं मानूंगा, उसको अपने राज्य में मिला दूंगा। तो गंगाधर राव के पुत्र नहीं थे, तो जो उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया, दत्तक मतलब गोद लिया था पुत्र को, तो उसको उसने जो है कहा कि ये रियल सन नहीं है, मतलब ग्वालियर का ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, तो इसलिए उसने झांसी का रियल मतलब किंग नहीं बन सकता, इसलिए उसने झांसी को मिला दिया। तो 3 साल तक जो है 1853 में हमें लगता है कि उसने मिलाया था, 1852 या 53 में झांसी को उसने मिला लिया था अपने मतलब अंग्रेजी सीमा में। तो 3 साल तक उन्होंने, 4 साल तक उन्होंने वेट किया। 1857 की क्रांति आई तो झांसी की रानी जो है सामने खुल के आई और उन्होंने जो है विद्रोह किया, विद्रोह के साथ लोगों के साथ लड़ी, मतलब उनके खिलाफ में हीरोज लड़ा था। चलिए दोस्तों, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये इनका जन्म बनारस में हुआ था, वाराणसी में। इनका मूल नाम जो था मणिकर्णिका था। जब यूरोज से इनका ग्वालियर में युद्ध हो रहा था, जब रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी, तो यूरोज ने कहा कि यहाँ जो युद्ध स्थल पर सोए हुए अकेली ये मर्द हैं। मतलब इतना भीषण युद्ध इन्होंने किया था, तो उसे यह कहना पड़ा कि ये अकेली मर्द है यहाँ पर। वो तो उनका घोड़ा साथ नहीं दिया, मतलब नाला टापा नहीं, तो उस वजह से पकड़ी गई, घेरी गई और मारी गई। और एक बात ये भी है कि जो इनका पालन पोषण है वो नाना साहब कर रहे थे, पेशवा थे वो, तो कानपुर में ही इनका पालन पोषण हुआ, वहीं उसके बाद उन्होंने इनकी शादी करवाई गंगाधर से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पे किस प्रकार की वर्षा होती है? पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वर्षा होती है? पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है ओरियोग्राफिक रेन या वर्षा, तीसरा तूफानी वर्षा, फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो संवहनी वर्षा। नहीं भाई, गलत कर दे रहे हैं आप। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी हो और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हो। तो ऐसी कंडीशन कहाँ बनती है? ऐसी कंडीशन आपकी बनती है लगभग 20 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ के बीच, यही बनती है। तो इसी के बीच संवहनी वर्षा होती है। कहीं कहीं यूजुअल बन जाती है, जैसे कि आपका ईस्टर्न स्टेट है भारत का, वहां पर जैसे मानसी राम में, तो इस टाइप की कंडीशन रेयर है, कहीं कहीं है। लेकिन बाकी संवहनी वर्षा जो है ये 20 से 20 के बीच में, मतलब भूमध्य रेखा के पास ही होती है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, वर्ष में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पानी भी यही है। तो जो पानी भाप बनता है, तो फिर यहाँ एक कहा जाता है कि शाम को रोज ही वर्षा होती है और टेम्परेचर जबरदस्त ह्यूमिडिटी होती है। यहाँ देखिए तो मोस्टली ब्लैक पीपल ही पाए जाते हैं, अगर देखें तो इसी वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है और वर्षा भी काफी होती है, इस वजह से इनकी कलर जो है ये जेनेटिक है कि ब्लैक हो जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन है ओरियोग्राफिक रेन, ये होती है आपका पश्चिमी घाट। ये क्या होता है कि जैसे कि आप हवा चल रही है पानी के साथ, हवा जैसे पानी के साथ चल रही है तो उसने मॉइस्चर उठा लिया, मतलब बूंदे जल की उठा ली, तो आगे जाएगी, आद्रता उठा ली, उसके बाद आगे जाएगी, तो जब तक उसका सेचुरेशन पॉइंट नहीं आता तब तक वो पानी छोड़ती नहीं है। तो सेचुरेशन पॉइंट जो डिपेंड करता है वो ताप पे डिपेंड करता है। तो हवा जब ऊपर उठती है तो ठंडी होती है। जैसे हम जानते हैं कि लैप्स रेट 1.6 होता है, तो जैसे जैसे ऊपर उठेगी हवा वैसे वैसे तापमान डाउन जाता है। तापमान डाउन जाएगा तो उसका सेचुरेशन लेवल घट जाएगा। हवा पानी पहले से जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो जो फ्रंटल साइड है किसी भी माउंटेन का, जो हवा से टकराता है वहां बारिश होगी। और फिर जब हवा पार करके उस साइड उतरेगी, तो क्योंकि हवा ऊपर से नीचे रही तो गर्म होगी, तो पानी उसमें रहेगा पर उसका सेचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा। सेचुरेशन मतलब उसकी जो क्षमता है हवा की पानी से रोकने की वो बढ़ जाएगी, इसलिए उसको उस साइड वर्षा नहीं होती है। जो फ्रंट साइड होता है उसको विंडवार साइड कहते हैं, जो उस साइड होता है उसको लिवार साइड बोलते हैं। तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट पे तो जो केरल है, वो जो पवन आती है, मतलब हमारा जो मानसून आता है वो मतलब इस तरीके से आता है कि हमारे जो बंबई वाला कोस्ट है उस साइड टकराता होते, तो उधर देखेंगे तो आप उधर नेचुरली ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद जैसे ही डाउन होंगे तो आपका जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, या फिर आपका कह दीजिए क्या नाम है, बीच में जो त्रिकोणी पार्ट है उसको क्या कहते हैं, कौन सा पठार, दक्कन का पठार, उसमें बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ सूखा ज्यादा पड़ता है। तो आप उधर देखेंगे नेचुरली पानी की कमी होती है। तो वहाँ उधर देखेंगे तो खेती क्या होती है, कॉफी की खेती होती है, चाय की खेती होती है, इस तरीके की खेती इसी वजह से उधर संभव है। या सब्जियां की जो कम पानी खींचने वाली सूखने वाली फसलें हैं उधर उगाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? फिर से सुन लीजिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेघना, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी है महागंगा। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसको जो है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यदि देखें तो जो है गंगा जी जब ऊपर से निकलती हैं तो नीचे जाती हैं, तो अगर इनके मुख्य जो कुछ है जो सहायक नदियाँ उसमें देखा जाए तो आपको एक इलाहाबाद में यमुना मिलती है। अगर हम कुछ की बात करें, घाघरा मिलती है पटना के पास, उसके बाद आपकी कोसी हो जाएगी,
उसके बाद आप जब उधर जाएंगे कोसी होके, उसके बाद फिर एक ऊपर से गंडक आती है, फिर उसके बाद नीचे से सोन जाती है, और उसके बाद फिर आप आएंगे तो फरक्का डैम के पास, फरक्का के पास एक डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जो नदियां जहाँ से दो भाग में डिवाइड होकर अपना जल ले जाती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाता है। जैसे ट्रिब्यूटरी होती है जो नदियां आके मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी जो नदियां अलग होती हैं। अलग हो जाते हैं। तो हुगली नदी जो है इससे गंगा से अलग होके वो कलकत्ता के पास जाके गिरती है, और गंगा फिर फरक्का डैम के बाद बांग्लादेश में घुसती है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको यमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो फिर पद्मा के रूप में आगे बढ़ती हैं, फिर जब मेघना नदी आके मिल जाती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। हम्म। तो इसके बारे में और कुछ बताइए, मतलब कहाँ कहाँ से निकलती है, क्या चलिए निकलती है? दोस्तों, जो ये नदी गंगा है, शुरू में इसका नाम गंगा नहीं होता है। यह नदी 3 शाखाओं में निकलती है। पहला एक केदारनाथ से निकलती है जिसका नाम अलकनंदा होता है। यह अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो इससे एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है धौलीगंगा। धौलीगंगा जिस स्थान पे आकर मिल जाती है अलकनंदा से उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। ये दोनों नदियां जब आगे बढ़ती हैं फिर अलकनंदा में एक और नदी आगे मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है उसे नंदप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी जब आगे बढ़ती है तो ये एक पिंडारी नदी होती है जो आके अलकनंदा में मिलते हैं। वह जिस स्थान पे मिलते हैं उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी नदी। यह मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग हो जाता है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है और इसी नदी से एक और नदी होती है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई होती है जिसका नाम होता है भागीरथी नदी। यह नदी जब अलकनंदा से आके मिलती है तो उसका स्थान का नाम होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग पे जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो वहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। अच्छा। और गंगा के नाम से यह आगे बढ़ती है। गंगा नदी हरिद्वार से सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है, इसके बाद आगे बढ़ती है तो इसका जैसा कि जानते हैं प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है। ऊपर से आने वाली रामगंगा नदी गंगा नदी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे गोमती नदी मिल जाती है। फिर नीचे से जाने वाली एक सोन नदी होती है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से होकर आती है, तो वह मिलती है। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा होता है। उधर से फिर ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है, जैसा कि आपने अभी बताया कि ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से आती है, आगे बढ़ती है। इसके बाद मेघना नदी जब मिलती है, मेघना नदी आगे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बात और इसमें नोट करने वाली है कि गंगोत्री के बाद जब निकलती है भागीरथी तो इसी पे टेहरी बांध है। टेहरी बांध उत्तराखंड में है, ये पूछा जाता है सबसे ऊंचाई पर यह बांध है, इसलिए यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एचडीआई के इंडिकेटर क्या क्या है, मतलब कौन सा इंडिकेटर एचडीआई का है? तो पहला ऑप्शन है जन्म की समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रतिवर्ती आय, फिर तीसरा ऑप्शन है स्कूल जाने के वर्ष का माध्य, फिर चौथा ऑप्शन है सभी। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका इसमें सभी हो जाएगा। सही है दोस्तों, इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुल 3 डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशंस आपके कौन कौन से? एक स्कूलिंग हो गया, एक आपकी लाइफ जीवन प्रत्याशा नहीं, लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा हाँ, और उसके बाद फिर आपका एक आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय। तो आप देखेंगे जीवन जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, तो जैसे जब व्यक्ति जन्म लेता है, इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है उस टाइम उसकी मतलब कितने वर्ष तक जीवित रहेगा उसकी प्रत्याशा लगाई जाती है, वो हर देश की अलग अलग होती है। उसके बाद फिर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय GNI पे ग्रास नेशनल इनकम पे निकाली जाती है। ग्रास नेशनल इनकम में जब हम किसी भी देश के पॉपुलेशन से भाग देते हैं, जिस देश की ग्रास नेशनल इनकम में हम जब किसी भी देश की पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो उसका जो है प्रति व्यक्ति आय निकलते हैं। उसके बाद स्कूल जाने के वर्ष में 2 चीजें हैं, एक है कि जो बच्चा है पैदा हुआ उसके बाद वो कितने वर्ष तक स्कूल जाता है, और एक होता है कि पूरे कलेक्टिवली जो लोग हैं वो कितने वर्षों तक स्कूल गए हैं। 2 चीजें निर्धारित की जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? फिर सुन लीजिएगा दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है महानदी। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आपके ऑप्शन में है ये जो यारलुंग जंगबो नदी, ये जैसा कि लग रहा है कि ये तो दक्षिण भारत की नदी हो सकी, क्योंकि दक्षिण भारत में याद देखिए ज्यादातर संस्कृत टाइप नाम है या इस तरीके के नाम ही नहीं है। आप अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो ऐसा भी उधर नाम नहीं, या तो कश्मीर के लद्दाख वाले क्षेत्र में हो सकती है नदी, या तो फिर आपकी जो है पूर्वोत्तर में हो सकती है। तो जैसा कि ऑप्शन आपने दिया इसमें, तो इसमें जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को हम लोग जानते हैं वो निकलती है सिर्फ वो जो है मानसरोवर से, लेकिन उसके बाद वो भारत में आती है तो उसका ऐसा नाम नहीं है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मैं जाना चाहूंगा, और ये मानसरोवर के पास से निकलती है। बाकी आप इसी बारे में बताइए। चलिए दोस्तों, जैसा कि विनोद जी ने अभी बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है यह मानसरोवर झील के पास चीमायुंगडुंग
हिमनद से निकलती है। इसके बाद जब यह तिब्बत में पहुंचती है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह नदी इधर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद इसमें आके सियांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, तीन इसकी सहायक नदियां इधर से आके इसके बाएं साइड से मिल जाती है। और इसके दाएं साइड से एक भूटान से निकली हुई नदी आती है जिसका नाम संकोच नदी होता है। यह आके इसकी सहायक नदी बनाती है। इसके बाद जब यह नदी यहाँ से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। इसके बाद यह नदी उधर से पद्मा से आती हुई, पद्मा के नाम से गंगा नदी के आते हुए मिल जाती है। इसके बाद यह पद्मा के नाम से आगे चलती है और इसके बाद इसके मेघना नदी आके जब इस नदी में मिलती है तो उससे मेघना नाम हो जाता है। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कुबेर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ई कुबेर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? आरबीआई, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मंत्रालय, चौथा व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय। आरबीआई सही है दोस्तों, आरबीआई से संबंधित है। दरअसल पिछली बार जब हमने बात किया तो रिवर्स रेपो का बात किया था हम लोगों ने, तो हमने बताया था कि जब लिक्विडिटी बैंकों की जैसे तरलता कम हो जाती है, तरलता से मतलब कैश है, जब कैश कम हो जाता है बैंकों में या फिर ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई से लेन देन करते हैं बैंक। तो अगर एक दिन में अगर कम हो जाती है तो लिक्विडिटी तो क्या करेगा आरबीआई, या कोई बैंक अगर एक दिन में उसके पास लिक्विडिटी ज्यादा हो गई तो क्या करेगा वो? तो ई कुबेर ऐप इसीलिए आरबीआई ने डेवलप किया है कि जैसे आपका आज शाम को जब आपको क्लोजिंग टाइम आ गया तो अगर आपके पास कैश ज्यादा है तो आप ओवरनाइट के लिए आरबीआई में जमा कर दीजिए। तो इसी प्लेटफॉर्म से अब ये तकनीकी रूप से पहले क्या होता था कि आपको आरबीआई के पास जाके या फिर किसी उसके एफिलिएट से जो है संपर्क करके करना पड़ता था, लेकिन अब ई कुबेर प्लेटफॉर्म से ये आसानी से बैंकों के थ्रू जो कम्युनिकेशन है आरबीआई से वो ज्यादा बेहतर हो पाया है। चलिए दोस्तों आज हम यहीं पे डिस्कशन को समाप्त करते हैं। हमारी आशा है कि आपको पसंद आया होगा, हमारे और आकाश के बीच जो भी डिस्कशन हुआ आज आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आगे भी लाते रहेंगे और ये मुख्य क्वेश्चंस जो आपके बीच लाए जा रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं और काफी चर्चित क्वेश्चंस हैं जो करंट से भी रिलेटेड हैं। इसलिए आप चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना भूलिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।